डिजिटल इंडिया के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आरंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई 2015 को हुआ था। इसकी शुरुआत विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों जैसे मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी की आदि की मौजूदगी में हुआ। सम्मेलन में गांव से शहर तक भारत की बड़ी संख्या में डिजिटल क्रांति लाने के अपने विचार को इन लोगों ने साझा किया। परंतु प्रधानमंत्री के संपूर्ण भारत के डिजिटलाइजेशन के सपने ने अलवर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक 13 वर्षीय बच्चे की नींदें उड़ा दी। आज वह छोटा सा लड़का हमारे स्टूडियो में है। आइए जानते हैं किस प्रकार 11वीं क्लास का ये स्टूडेंट बिना किसी क्लास में गए एक ऐप डेवलपर बन गया। नितेश, स्टूडियो में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सर। बताओ नितेश, जिस उम्र में बच्चे खेल खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, उस उम्र में तुम्हें ऐप बनाने की क्या सूझी? एक्चुअली सर, पहले मैं भी वीडियो गेम्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था और बच्चों की तरह मैं भी सभी खेल खेलता था, क्रिकेट खेलता था और आदि सभी खेल खेलता था। लेकिन एक दिन आपको याद हो तो जब प्रधानमंत्री मोदी लंदन के वेम्बले स्टेडियम के दौरे पर थे, तो उस वेम्बले स्टेडियम के दौरे पर उन्होंने हमारे अलवर ज़िले के ही एक ऐप डेवलपर इमरान खान जी का जिक्र किया। रात को मैं 12 बजे जब उनका भाषण सुन रहा था तो इस शब्द ने मेरी नींदें उड़ा दी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं इसी इंतज़ार में था कि मैं कब से जल्द इमरान खान जी से बात करूं और इन ऐप्स को जानूं। क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से था तो मैंने ना कभी पहले स्मार्टफोन देखे थे, ना लैपटॉप, ना ही कभी ऐप्स को देखा था। तो अगले दिन जैसे मैं रात को सो नहीं पाया, अगले दिन सुबह ही मैंने इमरान खान जी को फ़ोन किया तो शायद उस समय वो बिजी थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अपने स्तर पर इन ऐप्स को जानूं, इससे हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इनके अपनी सोसाइटी के लिए किस प्रकार से इन ऐप्स को समर्पित कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने अपने भाई के स्मार्टफोन में देखा और ऐप्स को समझा और जाना। तो इससे पहले तुम जानते थे ऐप होती क्या चीज़ है? नहीं सर, इससे पहले ना मैंने स्मार्टफोन देखे थे ना ही ऐप्स, क्योंकि हमारे घर में भी एक कीपैड वाला ही फ़ोन था तो मैं उसी तक सीमित था। ना ही मैंने कभी ऐप्स देखे थे और कैसे काम करते हैं वो, और ना ही कभी स्मार्टफोन देखा था। फिर क्या किया तुमने? इमरान खान जी से तुम्हारी बातचीत नहीं हो पाई, घर में स्मार्टफोन नहीं था, घर में कंप्यूटर नहीं था, फिर कैसे तुम इस तरफ बढ़े? तो सर, अगले दिन जब मैंने इमरान खान जी को फ़ोन किया तो मेरी किसी कारणवश उनसे बात नहीं हो पाई। तो फिर मैंने पापा से जिद की कि पापा, मैं भी एक स्मार्टफोन मुझे भी दिला दीजिए, मैं भी ऐप के बारे में जानूंगा और उन्हें बनाने का प्रयास करूंगा ताकि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। तो शुरुआत में तो पापा ने मना कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाज सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रहना चाहता है। तो इसी के चलते पापा ने भी मुझे स्मार्टफोन लाने से मना कर दिया। लेकिन मैंने जब बार बार जिद की पापा से, तो पापा ने मेरी इस जिद को स्वीकार किया और मुझे एक स्मार्टफोन ला कर दिया। जब से वो स्मार्टफोन मेरी ज़िंदगी में आया, उस दिन से ही मैंने सोचा था कि मैं भी इमरान खान जी की तरह ही एक ऐप डेवलपर बनूंगा। अगर अलवर के हमारे इमरान खान जी पीएम मोदी के लफ्ज़ों तक पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उस स्मार्टफोन ने ही मुझे एंड्रॉयड ऐप्स की इस दुनिया में भेजा ताकि मैं यहाँ से कुछ सीख सका, और मैंने समाज के लिए कुछ करने की सोची और इसी दिशा में मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। परंतु क्या उस स्मार्टफोन से आप ऐप बना सके? नहीं सर, स्मार्टफोन से मैं ऐप तो नहीं बना सका, लेकिन मैंने ऐप बनाने के जो शुरुआती पहलू है उनको ज़रूर समझा। उस स्मार्टफोन से ही मैंने ऐप बनाने के जो शुरुआती तरीके हैं उनको जाना, उनको समझा। तो अगर मैं उनको सीख भी गया था उस समय, लेकिन मेरे सामने अब अगली चुनौती ये थी कि फ़ोन पर मैं जल्दी से टाइप नहीं कर सकता था और इसलिए ऐप बनाने के लिए मुझे ज़्यादा समय लग रहा था। तो मैंने अपनी इस समस्या को भी पापा को बताया, तो पापा ने जैसे मेरी इसमें रुचि देखी तो मुझे पढ़ाने को भी सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ इसे भी बराबरी रखना, कभी पढ़ाई को छोड़ दो। तो मेरी इस जिद पर उन्होंने मुझे एक अच्छी कंपनी का लैपटॉप दिलाया जिसमें कोडिंग करके मैं ये ऐप्स बना पाया। पर तू सीखा कहाँ से? इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन किया या कोई क्लास ज्वाइन किया? नहीं सर, क्योंकि मैं गांव से था तो पापा भी इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे कि मैं कोई कोर्स करूं बाहर बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर ऐसे शहरों में जाकर मैं भी कोई कोर्स कर पाता। और ना ही हमारे पास उस समय इतने पैसे थे कि मैं ऑनलाइन कोर्स कर सकता इन ऐप्स को बनाने का। तो इसके बाद जब मैंने अगले दिन अखबार में इमरान खान जी का इंटरव्यू पढ़ा तो उसमें उन्होंने बात बोली थी कि मैंने ऐप बनाना गूगल से सीखा। तो गूगल इस शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया और अगले ही दिन मैंने उसी समय गूगल को खोला, गूगल में सर्च किया कि हाउ कैन आई बिल्ड एंड्रॉयड ऐप्स और iOS ऐप्स। तो इसके मुझे बहुत से सर्च रिजल्ट मिले। मैंने टॉप सर्च रिजल्ट को देखा, उनको समझा और तभी से मैं गूगल से ही सीखने लगा और अंत में मैं आज भी यही कहता हूँ कि गूगल ही मेरा गुरु है।
कौन सा सबसे पहला ऐप आपका कौन सा था जो आपने डेवलप किया? सर गूगल से कोडिंग सीखने के बाद सबसे पहले मैंने 10 अगस्त को अपने गांव का डिजिटल ऐप मेरा कानड़ का नाम से उसे बनाया और उसे गूगल प्ले पर लॉन्च किया। जैसे ही मैंने इस ऐप को लॉन्च किया तो मुझे हर तरफ से लोगों के तारीफ पे लोगों की शुभकामनाएं मिलने लगी। सबसे पहले पापा ने मुझे शुभकामनाएं दी क्योंकि उस दिन उन्हें लग रहा था कि आज मैंने जो इसे स्मार्टफोन और लैपटॉप दिलाया आज यह उस पर काम कर रहा है और उसका सही तरीका इसने खोज निकाला है। उसके बाद जैसे जैसे रिश्तेदारों के कॉल आए सभी ने मुझे बधाइयाँ दी तो पापा ने उस समय मुझे और भी प्रेरित किया कि मैं इससे भी बढ़िया आगे चल के और भी ऐप्स बनाऊँ। मेरा कानड़ का नाम की जो ऐप मैंने अपने गाँव के लिए बनाई उसमें मैंने गाँव को पूर्ण रूपेण डिजिटल बनाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास किया। इस ऐप में मैंने गांव की हर छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दी ताकि लोग इससे हमारे गांव के बारे में जान सके। दूर दराज दूसरे देशों में बैठा व्यक्ति भी जान सके कि आज कानड़ गांव में क्या चल रहा है। आपको हम बता दें कि नितेश यादव ने जिस तरह से गूगल से सीखकर अपने गांव के लिए ऐप बनाया ठीक उसी प्रकार इन्होंने कुछ और ऐप भी बनाए हैं। लेकिन उसको जानने से पहले मैं नितेश से पूछना चाहूँगा, नितेश जब आपने ये कानड़का का ऐप बनाया उसके बाद आपके पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए होंगे, कॉल्स आए होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऐप आपने कौन सा बनाने का प्रयास किया? सर जब मैंने मेरा कानड़ का ऐप को जब लॉन्च किया तो चारों तरफ से मुझे बधाइयाँ शुभकामनाएं मिल रही थी और मुझे आशीर्वाद मिल रहे थे कि मैं इसी दिशा में आगे और भी ऐप्स बना पाऊँ, अपने समाज का नाम कर पाऊँ। तो इसी दिशा में मुझे हमारे एसडीएम साहब बलवंत सिंह लिगरी का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी सबसे पहले। तो फिर मुझे ये बताया कि आपने एक ऐप बनाकर हमारे अलवर ज़िले का नाम रोशन किया है, आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, वो सुझाव मेरी ज़िंदगी में बहुत ही निर्णायक साबित हुआ। आज मैं ये बात समझ सकता हूँ जब उन्होंने सुझाव दिया कि मैं किसानों के लिए भी कोई ऐसा ऐप बनाऊं जिससे कि हमारे किसान भी डिजिटल इंडिया से जुड़ सके, अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सके, अपनी फसलों को किस प्रकार बोना है, क्या उसमें बीमारियां लग सकती हैं, उनको कैसे बचाना है, इसके लिए मैं एक ऐप तैयार करूं। तो माननीय एसडीएम साहब के इन शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने किसान भाइयों बुजुर्गों के लिए एक ऐप बनाऊं जिससे वो भी डिजिटल क्रांति में हमारा साथ दे सके। तो जब मैंने पापा को ये विचार बताया तो पापा ने भी मुझे इस बारे में प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसी कोई ऐप बनाऊं ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी जिसे जो कि अभी शहरी अंचल में घुसती जा रही है वो गांव में खेती करना भी नहीं चाहते। हालांकि मैं जानता हूं कि खेती करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि वो अपनी खेत जैसे किसी विशेष परिस्थिति में खेती कर सकें। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं है? खेती करना अच्छी बात है, लोग उस तरफ प्रोत्साहित नहीं हो रहे, उस तरफ जा नहीं रहे। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताएं कि इन्होंने एक जो किसानों के लिए ऐप बनाया उसका नाम है किसान गुरु। उसकी और क्या क्या खास बातें हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। ब्रेक में जाने से पहले हमने नितेश से चर्चा की कि उन्होंने किस तरह के ऐप बनाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसान गुरु नाम का ऐप बनाया जो कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है आइए जानते हैं। नितेश बताइए क्या खास बात है आपके इस ऐप की? सर जब मैंने किसान गुरु को जब बनाया था तो मैंने किन परिस्थितियों में और किन के सुझावों से बनाई है मैं बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको किसान गुरु के बारे में बताता हूँ कि कैसे इस ऐप के जरिए हमने किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास किया है। किसान गुरु ऐप में आप जो भी किसान भाई है वो समझ सकते हैं कि जो भी फसलें वो बोते हैं, चाहे वो खरीफ की हो, चाहे वो रबी की हो, चाहे जायद की हो, तो हर प्रकार की फसल को किस प्रकार किसानों को बोना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त हो सके, और उनमें क्या क्या रोग लग सकते हैं, हम उनसे कैसे निदान प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या हमें उसमें खाद बीज फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। तो इन सभी की जानकारियाँ हमने इसमें फीड की थी। इसके अलावा इसमें और भी विशेषताएँ दी गई थी। इसमें हमने ऑनलाइन मंडी के भावों को लगाया था ताकि कोई भी किसान कहीं बाहर या दुकानों पर जाकर यह मंडी के भाव पूछने के लिए नहीं घूमे, बल्कि मैं अपने घर से ही अपने स्मार्टफोन से ही मंडियों के भाव प्राप्त कर सके। इसके अलावा सरकार कैसे ये मंडी के भाव जो आप बात कर रहे हैं, मंडी के भाव आपके पास कैसे आते हैं? कि आप उसे अपडेट करते हैं, क्या करते हैं?
मंडी के भाव सर हमने जब अपनी ऐप में लगाए थे तो इसका कोई अगर हम मैनुअल रूप से उसको लगाते तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता और हो सकता था कि हम समय पर अपने किसान बंधुओं को ये सब प्राप्त नहीं करा सके। इसलिए हमने उस ऐप के उस ऑनलाइन मंडी भाव फीचर को राजस्थान गवर्नमेंट के कृषि जो मंत्रालय है उससे कनेक्ट किया ताकि ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन मंडी के भाव है वो स्वतः ही अपडेटेड हो जाए ताकि किसानों को वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। एक और बात नितेश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हमारे मंत्री महोदय ने एक ट्वीट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस जूनियर एबी। क्या है ये जूनियर एबी क्या है? सर जूनियर एबी वैसे मेरा निकनेम है, मेरे सभी दोस्त मुझे जूनियर एबी कहते हैं। तो इसके पीछे जूनियर एबी मतलब जूनियर अमिताभ बच्चन? नहीं सर, जूनियर एबी मतलब दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है एबी डिविलियर्स। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो हमेशा से ही पढ़ाई में भी, साइंटिफिक रिसर्च में भी और अब क्रिकेट में जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो ही मेरे आदर्श है, तो इसीलिए लोग मुझे सभी जूनियर एबी कहते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि नितेश की फैमिली में पिछले 3 पीढ़ियों से इनके परदादा, इनके दादा और इनके फादर तीनों आर्मी में हैं और इन्होंने भी देश की सेवा करने का फैसला किया, परंतु फ्रंट पे जाकर नहीं बल्कि इस तरह के किसानों के लिए या किसी भी अन्य व्यक्तियों के लिए ऐप बनाकर। नितेश, जमाना जिस गति से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी जिस गति से आगे बढ़ रही है और खासकर जिस डिजिटल क्रांति की तुम बात करो वो जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें ऐप का जमाना तो अब मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन का नहीं है। तो फिर आगे के बारे में क्या सोचा है? जी हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ऐप की दुनिया अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि ऐप ज़्यादा अब इतनी चर्चित भी नहीं है और ना ही लोग बाग ज़्यादा संख्या में इन्हें डाउनलोड कर पाते हैं। तो इसका भी मैंने एक विकल्प खोजा है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत की लगभग सभी जनसंख्या, सभी औरत मर्द सभी फेसबुक यूज करते हैं। तो ये एक समस्या बहुत बार मैंने अखबारों में, टीवी चैनल्स में देखी है कि जैसे जैसे लोग फेसबुक से जुड़ते जा रहे हैं वो अपनी पढ़ाई से ध्यान उनका भटकता जा रहा है। तो इसका सुझाव, इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक सुझाव, एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो तो उसको मैं अब इस डिजिटल क्रांति को समर्पित करने जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट तैयार कर रहा हूँ, जो कि जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाते चलाते ही वो उससे पढ़ाई कर सकेंगे। उसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करेगा, ना ही आपको उसमें कोई टाइप करने की ज़रूरत है, ना ही वेट करने की कि कब वो मैसेज करेगा। आप बोट को रोबोट का छोटा भाई समझ सकते हैं। अर्थात मैसेंजर पे जाके आप उससे कुछ पूछेंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सर, बिल्कुल। तो आप कहाँ तक बन चुका है ऐप या क्या इसका आपका? सर, इस बोर्ड का जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन ढांचा है, वो हमने तैयार कर लिया। बहुत ही जल्द इसमें क्वेश्चन अपडेट किए जाएंगे, जिससे कि समस्त आम लोग जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक तो सभी यूज करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। मैंने बहुत से बुजुर्गों को भी फेसबुक चलाते देखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो बुजुर्ग भी फेसबुक चलाते चलाते उससे अध्ययन कर सकते हैं, ना ही उन्हें कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है। और उस एग्ज़ाम मित्र के बोर्ड में हम वो क्वेश्चंस डालेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है ज़्यादा, या फिर जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, या फिर जो करंट में चल रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि परीक्षार्थियों को बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए नितेश, आपको क्या लगता है, आपको किसी तरह की मदद चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट या भारत सरकार से? आपको लगता है किस तरह की मदद की ज़रूरत है आपको? सर, मदद वैसे तो मैं अपना काम अभी कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मदद की बात आती है तो मैं भारत सरकार व राजस्थान सरकार से बस यही चाहता हूँ कि वो जिन जो डिजिटल कामों को हम कर रहे हैं, मेरे जैसे और भी भाई इन डिजिटल क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो ऐप्स बनाकर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट बनाकर हो, चाहे वो बोर्ड बनाकर हो। सरकार इन सभी जो ऐप, वेबसाइट, बोर्ड है, IT के रिगार्डिंग जो सभी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करे, उनको जन जन तक पहुंचाए, ताकि राजस्थान का, भारत का, विश्व का प्रत्येक नागरिक इन ऐप्स, प्रोजेक्ट, बोर्ड्स इनसे ज्ञान प्राप्त कर सके तथा डिजिटल क्रांति के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे सके। चलिए नीतीश, मैं आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश आपका हमारे इस स्टूडियो में आने का। और गांव की दुनिया में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे आपको राजस्थान के रंग बिरंगे गाँव की कुछ खास खबरें।